एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। उन सभी कपल से मुझे कहना है जो मेरे साथ हुआ वह कभी 7 जन्म में भी आप लोगों के साथ ना हो। जितना हो सके अपने बच्चों और अपनी पत्नी को खुशियां दो। लड़ाई झगड़ा ना करो, उनके साथ टाइम बिताओ। आज अगर तुम अपने बच्चों के लिए समय नहीं दोगे तो क्या पता समय तुम्हारे ऊपर शराब बन जाए, फिर तुम गिड़गिड़ाते फिरो और बीते हुए कल में डूबते फिरो। एक औरत को सिर्फ अपने पति से प्यार ही चाहिए होती है। बात बात पर उसको ताना न मारो, उसकी कदर करना सीखो। अपने बच्चों को दोनों पति पत्नी बैठकर समझाओ। अगर आपका बच्चा आपसे बदतमीजी बोलता है तो इसका मतलब गंभीर समस्या है। अगर वह आपकी ही इज्जत नहीं करता तो दुनिया में वह किसी की इज्जत नहीं करेगा, चाहे बहन हो या बेटी हो या माँ हो। अगर एक बार बदतमीजी बोला तो उस पर सीरियस हो जाना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। अगर बच्चा गलत करता है तो घर से ही उसे समझाया जाना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप को अपनी औलाद जान से प्यारी होती है। अगर वही औलाद बाहर उसने ऐसी गलती की जिनकी माफ़ी नहीं है तो चाहे आप उसको कितनी भी मोहब्बत करते हो, लेकिन दुनिया की नज़रों में वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप की हमदर्दी उतनी ही होती है। अगर बच्चा कुछ बाहर गलत करता है तो सबसे पहले पड़ोसी को ही पता चलता है, तो इसलिए अपने पड़ोसी की बातों को नज़रअंदाज न करें और इस मामले पर गंभीर से उसको समझाएं और अपने बच्चों को खेलने कूदने बाहर जहाँ भी जाता है उसको अपनी नज़र में ही रखें और उसके दोस्त यारों से भी संपर्क में रहें। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी दर्द भरी कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अनिल है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी माँ बीमार रहने लगी थी और शादी के 2 साल बाद जब भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बच्चे हमारी झोली में डाल दिए, जिससे मेरा परिवार बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जुड़वा बच्चों में एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी पत्नी का गोद भर दिया। तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पिताजी की आज से 8 साल पहले मृत्यु हो गई थी। आज मेरी माँ भी चल बसी थी। ना ही मेरा कोई भाई था और ना ही मेरी कोई बहन थी। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो गांव में रहा करते थे, मगर मैं अपनी माँ के साथ पिछले कई सालों से यहाँ बरेली शहर में रहता था। माँ के चले जाने के बाद अब मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे थे जो मेरा कल का भविष्य थे। मेरी माँ की मृत्यु जब हुई थी उस वक्त बड़ा सदमा लगा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया था। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत और मेरे आँखों के तारा थे। मेरी पत्नी बड़ी साधारण औरत थी। उसने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं उसे जो भी लाकर देता उसी में खुश हो जाया करती थी। मैं हर साल अपनी दोनों बच्चों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता था। मेरी बेटी का नाम अनु और मेरे छोटे बेटे का नाम अर्जुन था। यूं ही टाइम बीतता गया। अब वे दोनों बड़े हो गए थे। अब मेरे बच्चे दोनों 16 साल के हो गए थे। जो मेरी बेटी की दोस्त थी वह अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी और मेरी दोनों बच्चे उसके साथ खेलते रहते थे। आज मेरी दोनों बच्चों की सालगिरह थी और हर साल की तरह आज भी मैं ऑफिस से निकलने के बाद बाजार गया था, जहां से मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा गिफ्ट खरीदा था। उसी खुशी में मेरे दोनों बच्चे अपने घर सजा रहे थे। बाजार में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। आज मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था क्योंकि उसकी चार्जिंग बहुत कम थी, मगर जब मैं घर में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि घर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई थी और मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा फ़ोन बंद था। मेरी पत्नी और दोनों बच्चे सिलेंडर फटने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ दिए थे। मोहल्ले वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर जब वे दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर गए तब तक मेरी पत्नी और बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से ये सब के सब जल चुके थे। मेरे लिए ये दुनिया किसी परले से कम नहीं था। उस वक्त जो आधा शव मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का बचा था, मैंने उन्हीं का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार वाले दिन मेरी बेटी की सहेली जो थी वह भी बहुत रो रही थी। अभी तो हमारी शादी को 15 साल हुए थे और मेरी हमसफर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। शायद मैं बहुत बदनसीब इंसान था। मेरा सब कुछ लूट चुका था। सबका कहना था यह हादसा भगवान की तरफ से हुआ था, इसलिए मैं रो धोकर चुप हो गया था। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था
बस इतना काम करता कि 2 टाइम की रोटी खा सकूं। घर मेरा वीरान पड़ा हुआ था। घर जाता तो अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती थी। सोचता था कि अभी वह किचन से बाहर निकलेगी और खाना खाने को कहेगी, खाना बन गया है पापा, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे बच्चे भागते हुए मेरे पास आते और कहते, पापा आज हमने स्कूल में ये काम किया है, आज हमने वह काम किया है। मुझे सारे पल याद आते थे जो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के संग बिताए थे। मैं जब भी ऑफिस से घर आता था तब मैं अपने बच्चों को देखकर मुझे पूरे दिन की थकान उतर जाती थी और मैं फिर से उस जमाने में खिल उठता था, कमाने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद बदल लिए थे। मैं लोगों की मदद किया करता था। मेरा काम तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं शमशान जाता, वहाँ पर भी लोगों की मदद किया करता था। यानी कि कोई भी अर्थी लेकर आता तो मैं वहाँ पर सबकी मदद कर देता। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी तो वहीं शमशान में जलाए गए थे। मैं घर आता और रात होती तो मुझे ऐसे लगता कि वे सब मुझे जैसे बुला रहे हों। मैं जाकर उनकी तस्वीर पर बैठकर रो रहा होता, बातें करता। ऐसा लगता था मेरी सारी दुनिया वहीं पड़ी है। वहाँ पर कभी किसी से मुलाकात भी हो जाती थी, क्योंकि कभी भी दिन में भी चला जाया करता था। मेरा एक पड़ोसी भी था। वह कहने लगा, हमारे मोहल्ले में बड़ी अजीब से किस्से हो रहे हैं। पिछले दिनों शाहिद की बेटी सलमा स्कूल से घर आ रही थी, मगर रास्ते में कोई उसे उठाकर ले गया और उसके साथ रेप करने के बाद वापस गली में फेंक गया। और शहीद ने मोहल्ले में किसी से भी कुछ नहीं कहा। वह डरता था कि मोहल्ले वाले मेरी बेटी का तमाशा बना देंगे। मैंने कहा, तमाशा तो पहले ही बन चुका है, मोहल्ले वालों को बताएंगे तो कोई उनकी मदद ही करेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके निकल गए हैं, इंसान पकड़ा ही जाता है। DNA टेस्ट करवाए जाएंगे तो सब पता चल जाता है। जिसने सलमा के साथ ऐसा किया था अब दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। उस आदमी ने कहा कि यही बात तो आज हम मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर कर रहे थे, लेकिन जिसकी भी बेटी है वही सामने नहीं आना चाहता। तो वो कहता है कि बस जितना बुरा हमारे साथ होना था वह हो गया है, अब हम अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहते। सुना है अब उसका बाप सलमा की शादी भी कर रहा है। मैंने कहा कि सलमा के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो वे उस लड़की के साथ और भी बुरा सलूक करेंगे। ये जमाना तो अच्छे भले औरतों को नहीं बख्शता, फिर ऐसी लड़की के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। खैर, मैंने इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर एक दिन मैं मंदिर से पूजा करके घर वापस आ रहा था। मुझसे एक लड़का टकरा गया। गलती उसी लड़के की थी, मोबाइल के अंदर बिजी था। मैं तो सीधा जा रहा था और वे खुद ही आकर मुझसे टकरा गया था। मैंने कहा कि बेटा देख कर चला करो। उसने कहा कि बूढ़े तू खुद देख कर चला कर। मैं हैरान रह गया कि उसने मुझे इतने बुरे शब्दों में क्यों कहा था, जबकि मैंने तो उसे बेटा कहकर बुलाया था। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली। वह देखने में ही कोई आवारा लड़का लग रहा था, जिसकी जेब में माँ बाप ने पैसे भर दिए थे, हाथ में महंगे मोबाइल पकड़ा दिया था, लेकिन तमीज से बिल्कुल पैदल था। इसलिए उसके साथ बहस करना बेकार था। मुझे घूरता हुआ वह वहाँ से चला गया, पर उसकी शक्ल मेरी आंखों में बस गई थी। मैं सोच रहा था कैसी परवरिश की होगी उसके माँ बाप ने कि राह चलते किसी आदमी से टकरा गया तो माफ़ी मांगने के बजाय उससे बातें सुना रहा था। जब इंसान एक्सपीरियंस वाला हो जाता है तो वह शक्ल देखकर पहचान लेता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। लड़के की शक्ल देखकर ये पता चल जाता है कि वह बदमाश है, गली के नुकड़ों पर बीड़ी सिगरेट पीने वाला लड़का है। और लड़की की शक्ल देखकर भी ये पता चल जाता है कि परिवार के साथ घुल मिलकर रहने का शौक है या सिर्फ फैशन और मेकअप करने का शौक है। एक दिन मैं मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आई। शायद किसी ने बहुत ही एहसास पर एक वीडियो बनाई थी और उसका एक सीन था जिसमें एक बूढ़ी औरत कह रही थी कि मर्द औरत को दफनाने से पहले उसकी टांगों को अच्छी तरह से बांध दो। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। मैं ये सुनकर हैरान हो गया। इंसान कितने हैवान बनते चले जा रहे हैं। वह तो अब मुर्दों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी फिल्में भी तो हमारे ज़माने के लोगों के करतूतों को फिल्माता है। क्या वाकई हमारा ज़माना किस तरफ जा रहा है? अभी मैं यही सब कुछ देख रहा था कि एकदम से अपने बच्चों का ख्याल आ गया। न जाने क्यों मुझे उनकी याद इस तरह आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गई। अभी मैं अपने आंसू साफ ही कर रहा था कि एक लड़का वहां पर भागता हुआ आया। उसने कहा वह लड़की सलमा जिसके साथ रेप हुआ था, उसका बाप उसकी शादी करना चाहता था। उस लड़की ने ढेर सारी चूहे मारने की गोलियां खा ली है
और वह इस दुनिया से चली गई है। और अब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी के जनाजे पर कोई ना आए, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो सवाल करेंगे जवान लड़की ने खुदकुशी क्यों की। मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस इंसान को अच्छी तरह जानता था। उसकी बेटी सलमा मेरी बेटी की बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने कहा अब क्या करना है। उसने कहा कि जल्दी जल्दी लड़की की कब्र बनानी है, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं क्यों ना अपने आप को ऐसी हालत के लिए तैयार करता। मैंने अपने बच्चों को भी खुद ही अर्थी पर सुलाया था और शमशान में ले गया था। मैं उस दिन को याद करने लगा था और मेरी आंखें नम हो गई थी। मोहल्ले वाले मेरी बहुत इज्जत करते थे, उनको मुझ पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि मैं एक दुखी इंसान हूँ जिसकी फैमिली इस दुनिया से जा चुकी है। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, मैं सबको अपने बच्चों की नज़र से देखता था, इसलिए लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। तभी तो वे लड़का मुझे बुलाने के लिए आ गया था। समस्या ऐसी थी, उसका बाप कह रहा था कि बस जल्दी जल्दी उसे दफन कर दूंगा। मैं उसके साथ चला गया और उसके बाप को देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। बस यही कह रहा था कि अल्लाह किसी को बेटी न दे। बेटियां तो होती हैं बदनामी फैलाने के लिए। अब मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। उससे पहले कि पुलिस आ जाए ये काम जल्दी करूं। मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता था, नहीं तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं सोच रहा था कि सलमा की माँ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ को ही होती है। वह तो रो रही होगी, तड़प रही होगी। सुनने में आया था कि सलमा के बाप ने घर में मैयत को 5 मिनट भी नहीं रहने दिया था। जैसे ही पता चला कि बेटी दुनिया से चली गई है, बस 10 मिनट के अंदर ही मस्जिद से चारपाई मंगवाई और लड़की को कब्रिस्तान ले गया था। कब्र की खुदाई शुरू हो गई थी। मैयत को मुझे पकड़ा दिया गया तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे सलमा की सांसें चल रही हैं। फिर मैंने कहा मुझे वहम हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरे दिल में मेरे बच्चों का ख्याल आ गया था। शायद मेरा दुख था जो मुझे इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर रहा था। हमने लड़की को दफन कर दिया और जैसे ही दफन किया तो उसके बाप ने कहा कि चलो। मेरी उससे अब जान छूट गई है। मैं हैरान रह गया। उसने अपनी बेटी के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लड़की को दफना कर सब वापस आ गए थे। अभी घर में आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा दिल बेचैन होने लगा। आज उस लड़की को दफनाकर मुझे अपने बच्चों और अपनी पत्नी की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं दोबारा कब्रिस्तान जाता हूँ, जाकर वहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी और अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी और मेरा जख्म ताज़ा हो गया था। मैं उस समय को याद करने लगा जब मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों की अंतिम संस्कार किया था और उन लोगों को शमशान ले गया था, और सोच रहा था कि सलमा ने अपनी जान क्यों ली होगी। शायद वह किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, अपने होने वाले पति को किसी धोखे में या किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी इज्जत तो लूट चुकी थी। शायद उसने यही सोच लिया होगा कि ये जमाना अब उसको कभी भी अच्छी निगाहों से नहीं देखेगा। अभी मैं कब्रिस्तान में कदम रखने ही वाला था कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि उस लड़की को जब दफना रहे थे तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वे जिंदा है। तो इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, मुझे उस कब्र पर 2 लोग खड़े नजर आए। मैंने सोचा कि शायद उस लड़की का बाप है और साथ कोई और आदमी है, जो सबके सामने तो दिखावा कर रहा था, मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि अच्छा हुआ, मेरी बदनामी का कारण अब खत्म हो गई है। लेकिन अब शायद उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी और अब रात के अंधेरे में यहाँ आ गया है। इसलिए मैं जरा पीछे रह गया और अपने कदम भी आहिस्ता कर लिए। और जब मैंने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसका बाप कद में मोटा आदमी था और ये दोनों दुबले पतले और छोटे लड़के लग रहे थे, जैसे जवान लड़के होते हैं। और उस लड़की का तो कोई भाई भी नहीं था, तो 5 बहनें थी। शायद इसलिए उसका बाप इस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहा था। बेटियों से तंग आ चुका था। बेटी की वजह से उसे बातें सुनने को मिल रही थी। मैं पीछे ही रुक गया, लेकिन अब मुझे उनकी आवाज़ आ रही थी। मैं उस कब्रिस्तान में पहले कई बार जा चुका था, तो मुझे वहाँ की हर जगह मालूम थी। मैं उनकी आवाज़ सुन रहा था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी कि वे तो उस लड़की की कब्र खोद रहे थे, बल्कि खोद चुके थे। अब शायद मैयत को बाहर निकाल रहे थे। मैंने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उस लड़की की कब्र को क्यों खोद रहे हैं? उसे तो हमने 1 घंटा पहले ही दफनाया था।
वह जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। फिर उसमें से एक लड़के को मैंने पहचान लिया था। ये वही लड़का था जो राह चलते मुझसे टकरा गया था, जिसको देखकर ये पता चलता था कोई बहुत ही बुरी नीयत वाला लड़का है। बस मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह आ गई और मैं समझ गया कि लोग उस लड़की के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, मामला कोई और ही है। अब मुझे शायद मोहल्ले वाले को बुला लेना चाहिए। लेकिन जब तक मैं लोगों को बुलाने जाता तब तक देर हो जाती, क्योंकि रात का टाइम था, सर्दी का मौसम था, सब लोग अपने घरों में सो चुके थे और इतनी सर्दी में कौन आता है। जबकि उसका बाप भी उससे तंग आ गया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया। एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठा लिया जो शायद पेड़ का एक हिस्सा था और नीचे गिरा हुआ था। मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई थी। मैं अपने अंदर ताकत को जमा कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के इरादे क्या थे वे मैं भांप चुका था। उन्होंने मैयत को बाहर निकाल लिया था और कफन भी खोलने लगे, मगर मैंने उस वक्त दोनों को मारना शुरू कर दिया। एक एक डंडा मैंने दोनों के सर में दे मारा। एक लड़का तो बेहोश हो गया और जिसको मैं जानता नहीं था मैंने उसको पकड़ लिया और लाते, मुक्कों और घूसों से मारना शुरू कर दिया था। और शोर सुनकर वह कब्र खोदने वाला भी वहां आ गया। वह वहां पर कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में रहता था और दीवार के उस पार उसका घर था। इतनी दूर से वह नहीं देख सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वह लड़का जमीन पर गिर गया था। मैं जल्दी जल्दी मैयत पर कपड़ा डाला, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वह लड़की तो जिंदा थी, क्योंकि वह सांसें ले रही थी, लेकिन बहुत ही गहरी बेहोशी में मालूम पड़ रही थी। कब्र खोदने वाला वहां पर आ गया था। उसने उस लड़के को पकड़ लिया था। मैंने कहा कि उसकी जान नहीं लेनी है और ये जो लड़का बेहोश पड़ा है उसको भी पकड़ लो, और ये लड़की जिंदा है, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। कब्र खोदने वाले ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैयत को कहाँ लेकर जा रहे हो। मैं जोर से चिल्लाया और मैंने कहा मैयत नहीं है, मैंने उसे गोद में उठा लिया था। उसका वजन इतना ज्यादा नहीं था, अस्पताल पास में ही था। मैं जल्दी से उस लड़की को वहाँ पर ले गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए, बाकी सब लोग भी आ गए थे। सब मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं मैयत को अस्पताल क्यों लाया हूँ। मैंने डॉक्टर को कहा कि उसका चेकअप करिए। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने कहा कि उसकी सांसें तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, हमें उसे जल्दी से ऑक्सीजन लगानी होगी। मैंने कहा जो भी करिए बस जल्दी करिए। वे जल्दी जल्दी उस लड़की को अंदर ले गए थे। उसे ऑक्सीजन लगे हुए आधे घंटे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिंदा भी है या बचेगी या नहीं। मैं हैरान था। ये लड़की जिंदा थी और उसको दफन कर दिया गया था। ये सब कुछ उसके बाप की वजह से हुआ था, उसने जो जल्दी जल्दी मचा रखी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा अभी उसकी सांसें तो चल रही है, लेकिन अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा उसको क्या हुआ था। उसने कहा कि उस लड़की ने बहुत सारे चूहे मारने की गोलियां खा ली थी, लेकिन ये मरी नहीं थी, वह ऐसे ही हालत में थी जिसमें इंसान का दिल धड़कन, सांस लेने की रफ्तार इतनी कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि इंसान मर गया है और फिर उसे 2 या 3 दिन बाद होश आते हैं। ऐसे मरीज को देखकर सिर्फ डॉक्टर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह जिंदा है। शायद उसके घर वाले इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर ने कहा अब आप इंतजार करिए, अगले 24 घंटे के बाद देखेंगे क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि सलमा जिंदा है। शायद उस लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। उसके बदन से जान न निकली, लेकिन उम्मीद खत्म हो गई थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इंसान का दिमाग बड़ा ही पेचीदा होता है, दुख और सुख से ही चलता है, सुखी से जी लेता है मगर गम से मर जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आप उसके माँ बाप को बता दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बात मोहल्ले में फैल जरूर गई है। पर इस बारे में सिर्फ उस कब्र खोदने वाले को ही पता था। हमारी गली के कुछ लोग आए थे, वे भी सारी समस्या को देखकर मेरे साथ हो गए थे और उन दोनों आवारा लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हमने पुलिस को भी कहा था कि उनको उनके घर वालों से बात न करने दे। पुलिस वालों ने कहा कि बात करना तो दूर की बात है, पहले तो हम उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। उनकी इतनी ज़रूरत कि ये कब्रों से लड़कियों को निकाल कर उनके साथ गलत काम करना चाहते थे। बाद में पता चला उस लड़की के साथ पहले भी इन्हीं लड़कों ने रेप की थी। अब दोबारा से ये सब कुछ करने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए थे। पुलिस वाला भी उसी थाने और उसी बीट का था। वह पुलिस वाला खुद भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि हम बेटियों वाले हैं, ऐसे इंसान को अगर बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए तो कल को ये सब कुछ हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। मैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। सलमा 24 घंटे के बाद होश में आ गई थी। मुझे देखकर पहचान गई। मैं कौन हूँ। नर्स और डॉक्टर ने उसको सब कुछ बता दिया।
वह बेचारी अब क्या बोलती, वह तो अजीब सी हालत में थी। उससे पूछा कि क्या तुम अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हो, तब उसने मना कर दिया था। फिर हमने उसको समझाया, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, बहनें होंगी, तुम्हारे लिए तड़प रही होंगी, मगर उसने फिर भी मना कर दिया था। मगर ये बात छुपने वाली नहीं थी, उसके घर वालों को सबको पता चल चुका था। वह भी अस्पताल आ गए थे। सलमा की माँ उससे लिपट कर रोने लग गई थी। हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है, मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। उसने अपने पति से कहा कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसका सर भी शर्म से झुक गया था। सबने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुद किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि सलमा के साथ तो खुद जुल्म हुआ था, और जिसने जुल्म किया था वह भी पकड़ा गया। अब सलमा का बाप बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वह भी रोने लगा। अपनी बेटी के तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उससे डर कर पीछे हट गई थी। वह मंजर देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से माफी मांगने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि अब इस लड़की का क्या होगा, ये तो बेचारी हर तरफ से बदनाम हो गई है। मैंने कहा कि उसकी जिंदगी बच गई है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के ने उससे शादी करने की बात की थी। मैं उस लड़के को जानता था। उसका बाप इस दुनिया में नहीं था और वह अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन मेहनत मजदूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले मिलकर उसकी शादी उस लड़के से करवा देंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। फिर सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और वह पुलिस वाले ने उस लड़के के लिए नौकरी का भी इंतजाम कर दिया था। आज सलमा की शादी हो गई थी और वह बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी ही बेटी है। उसका पति साहिल मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता। मैं सलमा बेटी से मिल लेता हूँ, मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे लगता है कि वो मेरी ही बेटी है और मैंने उसकी शादी की है। मेरे अपने दोनों बच्चे तो इस दुनिया में नहीं थे, मगर सलमा की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज सलमा को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था और आराम मिलता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। शादी के 2 साल के बाद मेरी माँ ने मेरे पापा से झगड़ा कर अपने मायके में रह रही थी और हम दोनों भाई बहन भी इस दुनिया में आ गए थे। उसके बाद पापा अपने ससुराल नहीं जाते थे। यूं ही इंतजार करते करते पूरे 10 साल हो गए थे। जब पापा की नौकरी विदेश में लग गई, उसके बाद माँ को लेकर वे विदेश के लिए चले गए और आज मैं 19 साल की हो गई थी और हम लोग वापस हिंदुस्तान आ गए थे। हम लोग इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे और ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। लेकिन जब यहाँ आए थे पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, क्योंकि इस घर में पानी का कनेक्शन जगह जगह से खराब था। मेरे पापा ने कहा कि ऊपर की टंकी है ना, चलो उसको खोलकर देखते हैं कि आखिर क्या समस्या है। लेकिन टंकी का ढक्कन खुल नहीं रहा था। फिर एक बंदे को बुलाया और उसने बड़ी मुश्किल से उस टंकी का ढक्कन खोला। लेकिन जब उसके अंदर देखा तो मेरा बाप सजदे में गिर पड़ा था और ये देखकर हम सब भी हैरान रह गए। उसके अंदर तो एक लड़की। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूंगी। चलिए चलते हैं फिर से अपने कहानी के तरफ। मेरा नाम बुशरा है। हम लोग विदेश में रहते थे। मैं 10 साल की थी जब मेरे पापा ने मेरे मामा और मुझे मेरे भाई को विदेश ले आए थे। हमारी एक छोटी बहन भी थी जो तब पैदा हुई थी जब हम 15-16 साल के हो गए थे और अब वह करीब 5 साल की होने वाली थी। वह बहुत ही ज्यादा शरारती थी और इसका नाम आबिदा था। मुझे इतना याद है कि हम लोग अचानक आए थे, क्योंकि अपना स्कूल, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़ना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर भी हमें बाप ने इस तरह रखा हुआ था जैसे हम बाहर विदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी छोटे से गांव में रह रहे हों। यहाँ पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रखे थे। उन्होंने कहा था कि 18 साल की हो जाओगी तो मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि हमारे खानदान में एक लड़की थी जो भाग गई थी और उसने खानदान का मुंह काला करवा लिया था
और वह मेरी बुआ थी जिसका नाम अबीरा था। मैंने ना तो कभी उनकी तस्वीर देखी थी और ना ही उनके बारे में किसी से ज्यादा जिक्र सुना था। बस यही सुना था कि वो भाग गई है। तब से मेरी शादी मेरा बाप हिंदुस्तान में ही करना चाहता था और उसने लड़का भी तलाश कर लिया था और रिश्ता भी पक्का कर लिया था। लेकिन जाहिर है हमें शादी के लिए यहाँ आना था। यहाँ पर वे लोग नहीं आ सकते थे। मेरे बाप ने मेरी माँ को कहा कि तुम बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली जाओ और अपने भाई से वह घर खुलवा लेना। मेरे कुछ काम है वह खत्म करके मैं भी आ जाऊंगा। ये कोई हिंदुस्तान नहीं था कि अचानक से काम छोड़ा फिर कहीं भी निकल गए। जो भी काम दिया जाता था उसको पूरा करना पड़ता था। हम लोग हिंदुस्तान जाने की बात सुनकर बड़े खुश थे, लेकिन इधर हमारा कोई भी ना था। हम हैरान थे कि हमारे भी तो रिश्तेदार हो सकते थे, लेकिन ना तो हमें कोई लेने के लिए आया और ना ही किसी ने घर को पहले से साफ किया था। मेरे बाप ने एक चाबी दी जिसके इस्तेमाल से हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गई। घर तो बहुत बड़ा था, पता नहीं कितने सारे कमरे, 4 मंजिला घर था, बीच में बड़ा सा आंगन था, ऊपर टेरिस था। घर पुराने जमाने का बना हुआ था, लेकिन मुझे तो खूबसूरत लग रहा था, पर फिलहाल बहुत गंदा था। मेरे भाई ने कहा कि कल कुछ लोगों को बुलवाऊंगा और घर की सफाई भी करवा देंगे। फिलहाल एक कमरा साफ कर लेते हैं और खाना मैं बाहर से ले आता हूँ। मेरी माँ और मेरे बाप को हम लोगों ने सारी जिंदगी आपस में लड़ते हुए ही देखा था। मेरी माँ का रवैया मेरे बाप के साथ बहुत बुरा था, जबकि मेरे बाप ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। ना ही कभी उनको ताना दिया था और ना ही कभी उनसे कोई गाली गलौज या बुरी बातें करते थे। लेकिन मेरी माँ हमेशा उनसे ऊंची आवाज में ही बात करती थी और बुरा भला कहती रहती थी। अब यहाँ पर आकर भी वह बहुत खुश थी। माँ ने कहा कि चलो कुछ दिन तक तो तुम्हारे बाप से जान छूटी रहेगी। फिर हम लोगों ने कमरा साफ किया। यहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, मोटर भी पड़ी हुई थी। ये घर करीब 10 साल के बाद खुला था। मेरे भाई ने लाइट वगैरह ऑन की, बल्ब जल चुके थे। वह बल्ब ले आया और जैसे ही बल्ब लगाए तो रोशनी होने लगी। मैंने मोटर चलाई तो मोटर में थोड़ी सी आवाज निकली और उसके बाद वह बंद हो गई। मैंने सोचा मोटर के ऊपर पानी चला गया होगा, लेकिन जैसे ही टूटी खोली पानी नहीं आ रहा था। साथ वालों से बात की, उसने कहा कि हमें पानी का एक पाइप दे दीजिए, हमें जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप हमारे छत से पानी का पाइप लगाकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरी माँ गुस्सा हो रही थी और कह रही थी, किस खंडर में हमें भेज दिया है, ये घर तो रहने लायक ही नहीं। चलो किसी होटल में चलते हैं। लेकिन जब अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा कि होटल में कब तक रहोगे, घर तो फिर भी ठीक करवाना पड़ेगा। मैं पैसे भेज रहा हूँ ना, तुम लोगों को हर काम के लिए बंदा मिल जाएगा। घर को साफ करवाओ और वायरिंग ठीक करवाओ, पानी की टंकी साफ करवा लो और पानी का इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन होटल में कब तक रहोगे? तुम होटल से अपनी बेटी को विदा करोगी क्या? वे तो माँ को ही ताने दे रहे थे। मेरी माँ ने कहा बस ठीक है, इधर ही कुछ करते हैं। मोटर भी ठीक करवाई और घर को थोड़ा सा साफ करवा लिया। मजदूर लगे हुए थे, लेकिन बाहर से एरिया बहुत गंदा था। सर्फ डालकर रगड़ रगड़ कर धोने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए मोटर चल गई तो पता चला कि पानी ऊपर चढ़ गया है। मैंने जब पानी की टंकी खोली तो उसके अंदर से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था किसी और घर से आवाज आ रही है। फिर पानी ने झटके लेने शुरू कर दिए और मुझे डर लगने लगा, ये क्या हो रहा है। अंदर से कोई छिपकली बाहर निकले। अचानक से झटके से थोड़ा सा पानी निकला। बेसन के अंदर पानी गिरने की आवाज से ऐसे लगा जैसे बेसन के अंदर लोहे की कोई चीज गिरी हो, जो बहुत ही छोटी हो। लेकिन इतनी आवाज आई थी मेरे कानों तक पहुंच गए। तो मैं उस चीज को उठाया तो मैं हैरान रह गई। ये तो कान में पहनने वाला टॉप्स था, वह भी सोने का। मेरी डर के मारे बुरी शक्ल बनी हुई थी और मैं उसे उठाया और अपनी माँ के पास ले आई। मैंने कहा कि ये देखिए माँ, पानी के साथ क्या चीज निकली है। मेरी माँ ने उस कान के बुंदे को बड़ी गौर से देखा, कहा कि ये तो सोने का लगता है। मैंने कहा कि हाँ, और ये किस लड़की का हो सकता है, पर ये टंकी के अंदर से कैसे निकला। मेरी माँ भी हैरान हुई, मेरा भाई भी देखने लगा। हमने उसको चेक किया तो वह सही में सोने का था। मेरे भाई ने कहा कि वाह, तुम्हें तो सोने का टॉप्स मिल गया, अगर इसको बेच दो तो 1 हफ्ते बर्गर तो आ ही जाएंगे। मैंने कहा कि मैं पागल हूँ जो इसको बेचूंगी। हमें तो ये पता लगाना होगा ये किसका है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये किसका है, ये टंकी के अंदर कहाँ से आया। मेरी माँ ने कहा कि ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो लोग पहले इस घर में रहते हों उन्हीं लोगों का हो और सफाई करते समय उस टंकी में गिर गया हो। अपना काम करो, टंकी वाला मामला तो हल नहीं हो रहा था।
मेरा भाई जाकर दूसरी टंकी ले आया और उसको वहां छत पर लगवा दिया और वापस पानी चालू हो गया, क्योंकि जो पहले इस घर में पानी टंकी थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, वही जैसे पुराने जमाने के घरों में होती थी, सीमेंट की और बहुत बड़ी। वह टॉप्स मेरे पास था और मैं अभी भी हैरान थी, बार बार उसको देख रही थी और सोच रही थी क्या मामला हो सकता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस घर में बहुत सारे कमरे थे, हमने 2-3 कमरों को ही चालू करवाया था, इतनी जगह हम लोगों को चाहिए थी, हमने उतना ही साफ करवाया था। किचन को साफ करवाया, पैसे तो ऐसे लग रहा था जैसे पानी की तरह बह रहा था। हर चीज नई लेनी पड़ रही थी, लेकिन हम लोग भी कोई बांग्लादेश या श्रीलंका से 10 साल गुजार कर नहीं आए थे, हम लोग तो दुबई से आए थे, हमारे पास बहुत पैसे थे, सब काम धीरे धीरे हो रहे थे। मैंने देखा यहाँ पर एक बहुत बड़ा तहखाना भी था, मैं हैरान हुई, इस घर में तहखाना है। मुझे तो ऐसी चीजों का बहुत शौक था, पर मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता था। मेरी माँ ने कहा तहखाने में तो पता नहीं कितनी छिपकलियां होंगी। वह कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता और साहस किसी से डरता नहीं है। मुझे तो शक हो गया था, मैं तहखाने में जाना चाहती थी और देखना चाहती थी वहाँ पर क्या पड़ा है। मेरी माँ ने कहा कि इस घर में हम लोग रहते थे, लेकिन मेरी माँ और मेरे बाप की आपस में लड़ाई हो गई थी। इस घर में मेरी माँ ने 1 साल बिताया था और जब मेरा भाई पैदा होने वाला था तब वह नाराज होकर अपनी माँ के घर चली गई थी। और फिर जब अब्बू ने कहा कि विदेश जा रहा हूँ, तुम लोगों को मेरे साथ आना होगा, फिर मान गई और मेरे बाप के साथ चली गई। ऐसे में उनके घर में उनकी बहन और उनकी माँ ही रहती थी। इस बड़े घर में सिर्फ 2 औरतें रहती थी, इसलिए यहाँ ज्यादा सामान भी नहीं था। अब्बू भी इधर ही रहते थे, क्योंकि माँ नाराज होकर गई थी, इसलिए वह उनके पीछे नहीं जाते थे। शायद वही 6-7 साल जो उन्होंने एक दूसरे से दूर होकर बिताए थे, उन्हीं का गुस्सा था जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा था और अभी भी उनके दिल में नफरत थी। देखा जाए तो उनकी शादी को 21 साल हो गए थे और उन्होंने एक साथ सिर्फ 11 साल ही बिताए थे। ऐसी शादी को इतना लंबा लेकर घसीटना ही नहीं चाहिए था। जब पता चल जाए 2 लोगों को आपस में गुजारा नहीं है तो अलग हो जाना चाहिए और बच्चों को तो बिल्कुल भी पैदा नहीं करना चाहिए। मेरी शादी जिस लड़के से करवाई जा रही थी उसके साथ मेरी बात होती थी। उसका नाम अनवर था, वह बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे भी साथ बताया कि हम लोग यहाँ आ गए हैं। यहाँ भी बताया था कि मुझे सोने का टॉप्स मिला है, तो वह भी कह रहा था कि यार पानी टंकी के अंदर सोने के टॉप्स क्या काम हो सकते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि यहाँ पर तहखाना है और मैं वहाँ पर जा रही हूँ। उसे तो मेरे शौक के बारे में पहले से पता था। दोनों की मंगनी को 4 महीने बीत गए थे और हम लोगों ने एक दूसरे से दुनिया भर की बातें कर ली थी। उसने मुझे समझाया कि आराम से जाना, ये ना हो कि वहाँ तुम्हें कोई चीज काट ले। और मैं अपनी माँ के सामने तहखाने में नहीं जा सकती थी। मेरी नानी और नाना तो इस दुनिया में ना थे, पर मेरे एक मामू और एक खाला थी। मेरी माँ उनके घर जाने का प्लान बना रही थी। मैंने सोचा था जिस दिन माँ मेरी खाला के घर जाएंगी उस दिन मैं तहखाने में जाकर देखूंगी आखिर वहाँ पर और क्या सामान है। जब मैं वहाँ गई, जब मैंने तहखाना खोल लिया, ऐसी बात नहीं थी, मुझे डर नहीं लगता था। घर इतने सालों से बंद था और फिर डर तो लगता ही, लेकिन मैं तहखाने में जरूर जाना चाहती थी। मैं अंदर चली गई। वहाँ पर ज्यादा सामान मौजूद नहीं था, लेकिन सामान की हालत पूरी बेकार हो चुकी थी और मैं अपना मोबाइल भी साथ लेकर आई थी, कहीं नीचे गिर जाऊं तो फिर किसी को फोन कर सकूं। अभी यहाँ आसपास देख रही थी कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ और मेरी तो जल्दी से चीख निकल गई। एक तो मैं तहखाने में खड़ी थी और यहाँ लाइट का कोई इंतजाम भी नहीं था। मैं चोरी चोरी आई थी। मेरी तो सांसें बंद हो गई, लेकिन जब मुड़कर देखा तो सांस बाहर हो गई और गुस्सा भी आ गया। वो मेरा भाई था। मैंने कहा, ये क्या तरीका है किसी के पास जाने का? क्या तुम मेरा नाम बुलाकर नहीं आ सकते थे? वह हंसने लगा और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे शौक है और मैं देखना चाहती हूँ कि पुराने जमाने का यहाँ क्या क्या पड़ा है। मेरे भाई ने कहा, तुम्हारा ये दिमागी कीड़ा अभी तक नहीं मरा? उसने कहा, तुम्हें वहाँ पर ऐसा कुछ तो मिलता नहीं था, अब तुम्हें अपने घर में ही इतना बड़ा तहखाना मिल गया है। हम दोनों भाई बहन ने बड़ा सा बक्सा हटाया और मैंने टॉर्च अपने भाई के पकड़ा दिया। उसने दीवार पर टॉर्च मारी। हम लोग हैरान रह गए। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। मेरे भाई ने दीवार के ऊपर से मिट्टी साफ की और मैंने अपने दुपट्टे से उसको साफ किया तो हम दोनों हैरान रह गए। वहाँ लिखा था,
कोई तो मेरी मदद करो, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। हम दोनों के दिल अचानक से बैठ गए और हम परेशान हो गए। जिस जगह पर ये लिखा हुआ था ऐसा लगता था किसी इंसान को इस तहखाने में बंद किया था और उसने ये सब दीवार पर लिखा हो। जब हमने नीचे देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं वहां से भागने लगी, पर मेरे भाई ने मुझे कहा, कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। मंजर ऐसा था कि दीवार के साथ एक लोहे का पिलर लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप लोगों ने तबेलों में देखा होगा, जिसके साथ भारी भरकम जानवरों को बांधा जाता है और उसके साथ रस्सी भी लगाई होती है। इसका मतलब कि यहाँ पर किसी इंसान को बांधा गया था जिसने हाथ बढ़ाकर दीवार पर यह सब लिखा हुआ था। वह कौन था ये भी साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अबीरा तो हमारी बुआ का नाम था, वही जिसके बारे में ये बात मशहूर थी। वह घर से भाग गई थी। मैंने कहा, अगर वह भाग गई थी तो फिर उनको यहाँ पर किसने बांधा? हमें बताया गया था हमारे दादा जान इस दुनिया से तभी चले गए थे जब मेरा बाप 7-8 साल का था। इसका मतलब हमारे दादाजी का हाथ तो नहीं था, क्योंकि वह तो इस दुनिया से जा चुके थे। फिर ये काम किसने किया था और उनको यहाँ पर जानवरों की तरह बांधकर क्यों रखा गया था? मैंने बाकी बक्से खोला। मुझे वहाँ से कुछ फोटो फ्रेम मिले जिनको मैंने उठा लिया, लेकिन अभी वह मेरे हाथ में थे कि दरवाजे में हलचल की आवाज से वह फोटो फ्रेम लेकर अपने कमरे में गई। पर मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। बाहर मेरी माँ थी, वह वापस आ गई थी। मेरे भाई ने मामला संभाल लिया और उनको पता नहीं लगने दिया कि हम लोग वहाँ गए थे। शाम हुई तो मैं और मेरा भाई बाहर बैठे थे। मैंने कहा, अब तुम बताओ कि क्या मम्मी से ये बात पूछें? तो उसने कहा कि मम्मी से ऐसे नहीं पूछते, पहले ये पूछते हैं कि हमारी ये बुआ कैसी थी, कहाँ गई, खुद ही पता चल जाएगा। शायद उनकी बातों में से कोई ऐसी बात निकल जाए, हो सकता है उन्होंने ही कुछ बुरा किया हो। भाई से कहा, अगर कुछ बुरा भी किया हो, इस तरह से कौन अपने घर की बेटी को तहखाने में बंद करके रखता है? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? उसने कहा कि नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको इसी तरह की सजा देनी पड़ जाती है। मेरी माँ अपनी बहन भाइयों से मिलकर आई थी, इसलिए उनका मूड बहुत अच्छा था। हम लोग उनके आसपास बैठ गए। हमने शाम की चाय बनाई और मेरे भाई और मैं भी घर का सामान लेकर आ गए। मेरी माँ का तो मूड बहुत अच्छा लग रहा था। हमने इस घर की बातें शुरू कर दी थी और फिर यहाँ कौन कौन रहता था वह भी बातों बातों में बताने लगी। जब उन्होंने अबीरा का नाम लिया, मेरे और मेरी सास यहाँ रहती थी और तुम्हारा बाप उनके पास रहता था। मुझसे मिलने नहीं आता था, पता नहीं क्यों, उसका दिल यहाँ लगा हुआ था। तब हमने कहा कि अबीरा कैसी थी? मेरी माँ ने कहा कि मेरे लिए तो वो वैसे ही थी जैसी एक औरत के लिए उसकी नंद होती है, लेकिन सच कहूँ इतनी बुरी भी नहीं थी। मेरे सामने उसने कभी कुछ नहीं बोला। वह बस मोहब्बत की मारी हुई थी, किसी को बहुत प्यार करती थी, बहुत पसंद करती थी, उसके बातें किया करती थी। और तुम्हें अपने बाप का पता है ना कि वो ऐसे बातों से कितना चिढ़ता है, इसलिए उसको ये सब कुछ पसंद नहीं था। मैं सोचने लगी, कहीं हमारे बाप ने तो बंद नहीं कर रखा था इसलिए कि वो किसी को पसंद करती थी। लेकिन इतनी सी बात पर ऐसा कौन करता है? और ये कोई 40-50 साल पुरानी बात तो नहीं थी, 10 साल पुरानी बात थी। हमने अपनी माँ से पूछा, वह कहाँ है? उन्होंने कहा कि वह तो घर से भाग गई थी, तो जाहिर है अपने शौहर के साथ ही होगी। जिस लड़के साथ भागी थी उसके साथ शादी कर ली होगी, हो सकता है उसके बच्चे भी हों। मैंने कहा, तो उन्होंने मुड़कर वापस कभी कोई बात नहीं की? तो मेरी माँ ने कहा, उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा और किसी से बातचीत नहीं किया। और फिर हम भी यहाँ से चले गए। जब कोई इंसान विदेश चला जाता है तो फिर उसका अपने रिश्तेदारों से बात एक बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। और हम लोग तो दुबई गए थे, और कोई जगह हो तो फिर भी लोग बात कर लेते हैं। दुबई की कॉल भी बहुत महंगी होती है। मैंने कहा, ये क्या बात हुई माँ? अगर कॉल महंगी हो जाए तो आप अपने माँ से बात नहीं करती? मेरी माँ ने कहा, हाँ नहीं करती। हमारी माँ को तो ज्यादा कुछ पता नहीं था। जाहिर है वह तो अपने ससुराल में नहीं थी, उनको क्या पता कि यहाँ पर क्या हो रहा था। इस सवाल का जवाब तो हमारे अब्बू बेहतर दे सकते थे, लेकिन अब्बू से बात करने का मतलब यही था, आ बैल मुझे मार। उन्होंने हमें बड़ी बड़ी बातें सुनानी थी और कहना था, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। वे तो मेरी बुआ अबीरा का नाम सुनते ही भड़क उठते थे, आग बबूला हो जाते थे। हम लोगों को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरे ससुराल वाले भी एक दिन घर आ गए, क्योंकि मेरी शादी थी तो उनका आना जाना लगा ही रहता था।
उन्होंने कहा, घर तो अच्छा है, सारे शादी के फंक्शन इसी में हो जाएंगे। मेरी छोटी बहन पूरे घर में भागती फिरती थी। मैं उसको समझाती थी लेकिन वह रुकती नहीं थी। ज्यादातर माँ के साथ रहती थी। अम्मी को इस बात का भी गुस्सा चढ़ा था, बुढ़ापे में मुझे बच्चा पैदा करवाई है, लेकिन अब हमें इस बात की समझ आने लगी थी ये सब कुछ गलती से ही हुआ होगा। हम सब इतने बड़े थे और वे छोटी थी, ये बात कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन क्या कर सकते थे। मेरे पापा ने कहा कि वे भी आ रहे हैं, उनका काम खत्म होने वाला है, 2 हफ्ते में आ जाएंगे। निकाह के रस्म करनी थी, हो सकता था कि रुखसती भी साथ ही हो जाती। हमारे पास पैसा बहुत था, इसलिए हमें कोई मसला नहीं था। अब्बू भी वहाँ पैसों के लिए ही बैठे थे। उन्होंने शायद ये प्लान भी बनाया था मेरी शादी करने के बाद इसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी सर्विस भी खत्म हो रही थी, वह रिटायर होने वाले थे। एक दिन मुझे याद आया, मैंने तो वहाँ से कुछ एल्बम भी उठाए थे, देखूं तो सही उस एल्बम में और क्या क्या है, किसकी तस्वीर है। मैंने पहले एल्बम को थोड़ा सा साफ किया और उसके बाद मैंने देखने के लिए बैठ गई अंदर क्या है। कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर थी जिनको मैं जानती नहीं थी, और फिर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी। शक्ल से तो नहीं जानती थी क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं था, लेकिन नीचे नाम लिखा था तो फिर पता चल गया कि ये तो मेरे दादा थे। मेरे दादा तो शक्ल से बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लग रहे थे। हर इंसान दूसरे इंसान की थोड़ी बहुत फेस रीडिंग करने की सलाहियत रखता है। शक्लों को देखकर पता चल जाता है कि कौन कैसा है। कोई भी मेरे बाप को देखता एक नजर में पहचान जाता ये कितना जालिम इंसान है। मेरी माँ को देखता तो उनका भी पता चल जाता कि वह कितनी जिद्दी गुस्सैली औरत है। मेरे भाई को भी कोई देखता तो वह भी बता सकता था ये कितना लापरवाह और हंसी मजाक करने वाला लड़का है। अपना मुझे नहीं पता था, लेकिन दादा की तस्वीर देखकर साफ पता चल रहा था कि वे अच्छे इंसान थे। इतने बुरे तो नहीं लग रहे थे कि अपनी ही इकलौती बेटी को तहखाने में बंद कर रखा होगा। कुछ तस्वीरें आगे की थी जो मुझे एक लड़की की तस्वीर नजर आई। मैंने उसको पहले नहीं देखा था, लेकिन उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। नीचे नाम तो लिखा था लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि तस्वीर पुरानी थी और तहखाने में पड़े रहने की वजह से बहुत खराब हो गई थी। फ्रेम के पन्नों में चिपक गई थी, जो मैंने अंदाजा लगाया ये शायद अबीरा बुआ की हो सकती है। इसका मतलब कि ये मेरी बुआ की तस्वीर थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल जैसे किसी फिल्मों में काम करने वाली एक्टर होगी। मैं पेज पलटने लगी, अचानक मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखों ने कुछ देखा था। मैंने फौरन अपने भाई को बुलाकर लाई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा कि क्या हो गया। मैंने कहा इस तस्वीर को गौर से देखो, हमने कभी उनको देखा नहीं, अब देख लिया तो क्या हो गया। मैंने उसे कहा कि जब जरा उनके कानों की तरफ देखो, उन्होंने कानों में कौन से टॉप्स पहन रखे हैं। जैसे ही मेरे भाई ने उस तरफ गौर किया, मैंने वह टॉप्स उठाकर तस्वीर के ऊपर रख दिया जो मुझे टंकी के अंदर से मिला था, जो पानी के जरिए बेसन में आ गया था। टॉप्स मेरी बुआ का था। सोने का टॉप्स एक ऐसी चीज है जो औरत हमेशा अपने कानों में पहन के रखती है। सोते हुए भी, वजू करते भी उसको उतारती नहीं, क्योंकि सोना पहनना आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको तकलीफ होती हो, बल्कि आप पर अच्छे असर पड़ते हैं। और सोना पहनना बहुत आसान काम होता है। टॉप किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बात तो साबित हो गई थी, ये टॉप्स उनका ही था। टंकी के अंदर से, टूटी के अंदर से निकलकर वाश बेसिन में कैसे आया। मेरे भाई का दिमाग ज्यादा नहीं चलता था। उसने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, अगर ये टॉप्स उनका है तो इसमें हैरानी की क्या बात है। मैंने कहा तुम्हें ऐसा नहीं लगता उनका टॉप्स उनके घर की इतनी ऊंची टंकी के अंदर कैसे जा सकता है। वहां पर वो क्या करने गई होंगी। मेरे भाई ने कहा हो सकता है गिर गई हो। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। मैंने अपने भाई से कहा मुझे लगता है कि हमारी बुआ अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा भाई कहने लगा वे तो घर से भाग गई थी, और जब भाग गई होगी तो अपने मनपसंद के आदमी से शादी कर ली होगी और अब उसके साथ खुश होगी। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता उनको पलटकर अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी। अगर उनको अपने रिश्तेदारों से नफरत थी तब भी उनको किसी न किसी से तो बात करनी चाहिए थी, ना कि ये घर सिर्फ अब्बू का है, इस पर बुआ का भी पूरा पूरा हक है। तो फिर उन्होंने किसी से भी बातचीत क्यों नहीं किया। ऐसे कैसे गायब हो गई जैसे इस दुनिया में नहीं हो। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें लगता है जासूसी नॉवल ज्यादा पढ़ ली हो। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। ये टॉप्स बुआ का है, चलो पता चल गया, इसका मतलब ये हमारा ही है, तुम अपने पास रख लो।
मेरे दिमाग में बहुत सारी कड़ियाँ जन्म ले चुकी थी, लेकिन आपस में जुड़ नहीं रही थी। थोड़ी दिन बीते, अब्बू का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, मुझे एयरपोर्ट लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। वह घर में आए तो हमसे मिले, मम्मी से मिले, घर को देखा और घर करीब पूरा सेट हो चुका था। अजीब बात यह थी कि वह जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने घूमकर पानी की टंकी की तरफ देखा था। वही पानी की टंकी जो सीमेंट से बनी हुई थी और घर के आंगन में खड़े हुए थे। वह साइड से दिखाई दे रही थी। उसका रंग फट चुका था, वह बहुत पुरानी हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसको देखते देखते कहीं खो गए। मेरी अम्मी ने उनको पुकारा कि क्या हो गया, चलो अंदर चलो, खाना खा लो। तब वो होश में आए। फिर अपने अब्बू के पास बैठी थी और मैंने अपनी बुआ की तस्वीर उठा लिया। मैंने कहा कि ये देख ले अब्बू, क्या यही अबीरा है? मेरे बाप ने जैसे ही तस्वीर देखी, अचानक से तस्वीर लिए और उस तस्वीर को फाड़ फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, मेरा भाई भी और मेरी माँ भी। मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें पता है ना कि मुझे उससे नफरत है, फिर तुम उसकी तस्वीर उठाकर मेरे सामने आकर बैठ गई हो। मैंने कहा ऐसी भी क्या नफरत अब्बू, अगर उसने अपनी पसंद की शादी कर ली और वे चली गई घर से तो क्या हो गया? आपको बुआ से इस तरह नफरत क्यों? आपको मुझसे पूछना चाहिए था तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली, क्यों तुम इस तस्वीर को मेरे सामने लेकर आई हो? आपने कोई बात नहीं पूछी और ये तस्वीर फाड़ दी। मुझे आपकी नफरत कुछ ज्यादा ही बुरी लग रही है। हमने तहखाने में कुछ देखा है और हमें इसका जवाब चाहिए। मेरे बाप ने कहा, तुम किससे पूछकर तहखाने में गई थी और क्या देख लिया तुमने वहां पर? और अगर तुमने कुछ देखा भी है तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी होने वाली है, पागलों जैसी हरकतें ना करो कि तुम्हारा शौहर भी समझ जाए कि तुम शादी से पहले ही पागल थी। इतना बोलकर वह गुस्से में हो गए और वहां से चले गए। मेरी माँ ने कहा, क्या देखा तुमने वहां पर? फिर हमने अपनी माँ को वह मंजर दिखाए। मेरी माँ भी हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं थी, क्योंकि इस तरह तो पागलों को ही बांध कर रखा जाता है। तो मेरी माँ ने कहा, नहीं, पागल तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत समझदार लड़की थी, उसे कोई भी पागल नहीं कह सकता था और उसके साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था कि वे अचानक से पागल हो गई हो। लेकिन देखो, मेरी शादी हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। मैं तो नाराज होकर अपने घर चली गई थी। उसके बाद हम लोग विदेश दुबई चले आए थे। मुझे नहीं पता कि इस घर में क्या हुआ है। मैंने कहा कि अम्मी, यही तो पता लगाना है कि इस घर में क्या हुआ था। मेरी माँ ने कहा, कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। तुम यहाँ पर शादी करने के लिए आई हो, शादी करो, अपने घर जाओ। तुम्हारे भाई की भी अगले साल शादी हो जाएगी। इसके बाद हम सब आबिदा को लेकर वापस चले जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर रहना होगा तो खुद ही सोचेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने अपने घर की हो जाओगे। जिम्मेदारियां तो उतर जाएगी हमारे सर से। इसके बाद सोचेंगे क्या करना है। इसके अलावा ना मैं कुछ सोचने वाली हूँ और ना ही कुछ करने वाली हूँ। मेरी एक दोस्त थी जो क्राइम ब्रांच में थी, उसके साथ ही सब कुछ डिस्कस कर लिया। उसने कहा कि तुम्हें अपने घर से 2 बड़े सबूत मिले हैं। घर में किसी के साथ बुरा हुआ है मुझे नहीं लगता। तुम्हारी बुआ जिंदा है और इस दुनिया में है। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने कहा कि उस वक्त इस घर में मेरी दादी थी और मेरा बाप था। उन दोनों के अलावा इस घर में और कोई भी नहीं था। अगर घर के अंदर कोई मामला हो रहा होता तो घर के लोगों को तो पता ही होता कैसे हो रहा है। मैंने उससे ये भी बताया, मेरे बाप ने आते ही टंकी की तरफ देखा था और मेरी बुआ के नाम पर वह पागल हो जाता है। उसने मुझे एक तरकीब बताई जो मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन वो क्राइम ब्रांच में दिमाग पढ़ने वाली डॉक्टर थी। मुझे उसने भी ट्रिक बताई थी, शायद उसके बाद मामला खुल जाता, लेकिन अगर मैं पकड़ी जाती तो मेरे सर पर चप्पल ही पड़ते। उसने मुझे कहा, फिर नहीं करो ऐसा। मैंने अपने भाई को ये सब कुछ बताया। उसने कहा कि ऐसा बुरा फंसेंगे ना, तेरी खैर नहीं है। मैंने कहा, मुझे बस जानना है, ये बात मेरे दिमाग में घुस चुकी है, तू मेरी मदद कर सकता है या नहीं? उसने कहा कि बहन, तू मेरी है, तेरी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हम लोगों ने प्लान बना लिया। अब्बू अम्मी के कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि अम्मी हमारी छोटी बहन के साथ सोती थी। वह माँ को नहीं छोड़ती थी क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। अब वो एक कमरे में सो रहे थे जिसके पीछे एक बालकनी थी, खिड़कियां भी थी, वो बहुत बड़ी थी। आगे बढ़ने लगे। मैंने तस्वीर को गौर से देखा जो अबीरा की थी और इसी तरह हुलिया बना लिया। बाहर की लाइट ऑन कर दिया और अंदर की लाइट वैसे ही ऑफ थी। यानी अब ऐसा माहौल हो गया था, मेरा चेहरा तो किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा साया सबको नजर आ रहा था।
मुझे ये बात याद थी कि मेरे अब्बू का नाम अयान था। उनकी बहन और अम्मी उनको अमन कहती थी। बातों बातों में ये बात मैंने सुनी थी और मैंने दिमाग में छप गई थी। मैं उस खिड़की के अंदर खड़ी हो गई। मेरा बाप घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। जब तक उसकी आंख नहीं खुलती वो मुझे देखता कैसे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने बाहर कुछ शोर मचाना शुरू कर दिया। हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे थे। उसने कहा था मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा और बाकी समस्या मैं संभाल लूंगा। हम अपने बाप को डरा रहे थे। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन बात उगलवाने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे ही मेरे बाप ने अपनी आधी आंखें खोली, मैंने अपना सर एक साइड पर रख दिया और कुदरती तौर पर हवा भी चल रही थी और मेरे बाल भी उड़ रहे थे। मैंने कहा, अमन तुम वापस कैसे आ गए हो? मुझे लगता था मेरा बाप या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा या फिर डर जाएगा और भाग जाएगा, लेकिन उसने तो इतनी सी बात सुनते ही एक जोरदार चीख मारी। जब औरत चिल्लाती है तो अजीब सी चीख होती है, लेकिन अगर कभी किसी मर्द को डर के मारे चीखते हुए सुन लोगे ना तो हैरान रह जाओगे। एक मर्द के मुंह से निकली हुई डरी हुई चीख निकलती अजीब होती है। कहने लगे, तुम कहाँ से आ गई हो? तुम मर गई हो ना? तुम कहाँ से आ गई हो? उन्होंने इतना कहा कि मैं हैरान होते हुए मेरे भाई के पीछे से मैंने स्विच ऑफ कर दिया। अचानक से कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं अपने पास रखी हुई छोटी सी टॉर्च की लाइट ऑन की और वहां से भाग के अपने कमरे में चली गई। मैं जल्दी जल्दी बल्ब बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। 5 मिनट के बाद भाई ने बल्ब ऑन कर दिया। वह भी वहां से रफू चक्कर हो गया। अब हमें लगा था हमारा बाप शोर मचाएगा, मेरे कमरे में भी आएगा और सवाल करेगा और हम पर चिल्लाएगा, लेकिन चूं की भी आवाज नहीं आई, क्योंकि अगर वह चीखता चिल्लाता और कहता कि मैंने किसी को देखा है तो वो कैसे बताते कि उन्होंने किसको देखा है। उन्होंने कहा कि तुम तो मर चुकी हो, तुम तो मर चुकी हो। कौन थी जो मर चुकी थी? मेरी माँ तो जिंदा थी, मैं भी जिंदा थी और मेरी दादी के एक जवान लड़की नहीं थी तो फिर ऐसी कौन सी जवान लड़की थी? समझ गई थी, वही जो इस दुनिया में नहीं थी। जाहिर हुआ वो मुझे अपनी बहन समझ रहे थे। अगर मेरे बाप को ये पता होता कि उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है या किसी आत्मा को देखा है या उसको कोई वहम हुआ है तो वह जरूर चिल्लाता और सबको जरूर बताता, लेकिन उसने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई। और अगले दिन हमारे घर में कुरान खानी रखने की बात की थी। कुरान खानी में हर इंसान को बुलाने का फैसला किया गया था जिसको हम जानते हैं, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हम विदेश से घर वापस लौट आए हैं। मेरे ससुराल में भी लोग आ रहे थे और बाकी दोस्त थे और जिनके साथ थोड़ा बहुत भी संबंध था वे सभी लोगों की कुरान खानी में दावत थी और बुलाया था। अब मामला ऐसा बन गया था कि कुरान खानी भी थी और लोगों को हम सबसे बहुत सालों बाद मिलने की खुशी भी। मेरे भाई ने कहा, तुझे ये सब कुछ करके क्या मिल गया? तेरा जासूसी दिमाग किस तरह चल रहा है? अगर अब्बू को पता चल गया कि तूने उनको चुड़ैल बनकर डराया है तो वे तेरा क्या हाल बना देंगे? मैंने कहा कि मैं उनको चुड़ैल बनकर नहीं डराया है, मैंने कुछ जानना था जिसके बारे में मुझे पता चल गया। अब तुम चुप करके बैठ जा। अगले दिन ही हमारे घर कुरान खानी होनी थी और बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। लोग आ रहे थे, मोहल्ले से भी लोग आए हुए थे और कुरान पढ़ने के लिए मदरसे के बच्चे को भी बुलाया गया था। बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया था और बहुत ही ज्यादा भीड़ था जब अचानक से एक मंजर ने हम सबके होश उड़ाकर रख दिए थे, क्योंकि हमने देखा हमारी छोटी बहन आबिदा उस बड़ी सी पानी के टंकी के ऊपर खड़ी हुई थी और ये टंकी 4थी मंजिल पर थी। इस बात पर किसी ने नजर नहीं रखी थी। वह जल्दी जल्दी ऊपर चली गई और कब टंकी के ऊपर खड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला। अब मामला बड़ा खराब हो गया था। सब लोग हैरान रह गए। मेरी माँ की हालत बहुत बुरी हो गई थी और मेरे बाप की भी। हम भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अगर वह पाँव आगे रखती तो वह नीचे गिरती, वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। अगर उसको जल्दी पकड़ने के लिए कोई पीछे से जाता तो भी उसने आगे ही की तरफ आना था, क्योंकि उसकी एक आदत थी, जब उसकी तरफ कोई लपकता था तो वह आगे को भागती थी। वह छोटी बच्ची थी, वह समझती थी कि शायद मेरे साथ कोई खेल रहा हो, कोई पीछे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इधर से हमने उसे कहना शुरू कर दिया था कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बहुत ज्यादा डरने लगी, क्योंकि इतने सारे लोग उसे एक साथ कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। वह डरने लगी जैसे कोई बात हो गई हो। मेरे बाप को परेशानी भी, बहुत रो रहे थे और गुस्सा भी थे, बहुत ज्यादा थे। उसने कहा कि पीछे हट जाओ नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा। वह और ज्यादा डर गई और रोने लगी।
इससे पहले कि मेरा भाई उसके पीछे जाकर उसे किसी तरीके से पकड़ लेता, अचानक से हमने देखा वह टंकी के अंदर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे टंकी का ढक्कन बहुत ही पुराना हो गया हो, वह टूट गया था। हम लोगों ने उसे जिस तरह से खोलने की कोशिश की थी वह उसका मुंह था, वहां से तो वह नहीं खुली थी, लेकिन शायद उसके ऊपर से छत इतनी ज्यादा बुरी हालत में हो गई थी कि वह थोड़ा सा वजन पड़ते ही टूट गई थी और हमारी छोटी बहन उसी टंकी के अंदर गिर गई। मेरे भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा बाप भी ऊपर की तरफ भागा और मेरा भाई भी जल्दी जल्दी से बहन को बाहर निकालने लगे। टंकी के अंदर गिरने की वजह से उसे कुछ चोटें आ गई थी, लेकिन पता नहीं नीचे ऐसी क्या चीज पड़ी थी जिसकी वजह से मेरी बहन को जरा भी चोट नहीं लगी थी, बल्कि मेरी बहन का थोड़ा बचाव हो गया था। मेरे भाई ने उसको मेरी माँ के हवाले किया। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरी माँ उसे गले से लगाए वहां से चली गई। मेरे बाप ने कहा कि उसको यहाँ से ले जाओ और देखो कहीं कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई, इसको हो सके तो डॉक्टर के पास ले जाओ। नीचे काफी सारे रिश्तेदार थे, वह ये मामला संभाल सकते थे। लेकिन जब मेरे भाई ने टंकी के अंदर झांक कर देखा तो उसके हलक से जोरदार चीख निकलने लगी और मेरा बाप आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे ही खड़ा था। उसने कहा कि क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो। उसने कहा कि इस टंकी के अंदर कोई चीज है। जब उसने कहा कि यहाँ पर कोई चीज है तो मेरा दिल ऐसे कांपा जैसे आप लिफ्ट में होते हैं और लिफ्ट नीचे की तरफ जाना होता है, अचानक से झटका देती है, आपको ऐसा महसूस होता है आप नीचे गिर जाएंगे। मेरा दिल इसी तरह बैठ गया था क्योंकि अब मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। उस टंकी के अंदर किसी की आत्मा मौजूद थी जिनकी वजह से आबिदा को ज्यादा चोटें नहीं आई थी और वह जो कोई भी था उसने हमारी मदद की थी। मेरी छोटी बहन को बचाया था। रिश्तेदारों को भी उसके बारे में पता चल गया और वो मैं ही थी जिसने पुलिस को कॉल करके बुलाया था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मामला क्या है। जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा और उसके शव को बाहर निकाला। बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। बहुत ही अजीब से मामला थे। अंदर सोने की एक चूड़ी और एक सोने का टॉप्स मिला और दूसरा सोने का टॉप्स मेरे पास था। पुलिस वालों ने सारी जानकारी इकट्ठी की और हमसे सवाल जवाब करने लगे। बाकी नजर मेरे बाप पर थी। वो पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, फिर अचानक से जैसे फट पड़े और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जमीन पर नाक रगड़ने लगे। सबने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा अबीरा किसी के साथ नहीं भागी थी, बल्कि मैंने उसे दुनिया से भेज दिया था, इसी टंकी में डाल दिया था और खुद मैं विदेश चला गया था। अब पुलिस को बता रहे थे वे उनकी बहन अबीरा ही हैं। हम सब हैरान हो गए क्योंकि उसके बारे में तो ये मशहूर था कि वह घर से भाग गई थी, लेकिन वह तो इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर अब्बू ने पुलिस वालों को बयान दिया कि उसने मुझे धोखा दिया था। मुझे पता चला वह किसी और लड़के के साथ प्यार मोहब्बत की बातों में फंस चुकी है। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैंने थोड़ी शराब पी रखी थी और अपना गुस्सा अबीरा पर निकाल दिया, लेकिन जब इस दुनिया से चली गई तो मैंने उसे टंकी में डाल दिया और खुद यहाँ से विदेश चला गया। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी, मैं परदेश चला गया। विदेश जाने की तैयारी मैंने पहले से ही कर चुका था, इसलिए मैं जल्दी ही चला गया और ये सिर्फ मैंने उस दिन नहीं किया था। कितना गुस्सा उस पर निकाला था। मुझे जब भी गुस्सा आता था मैं गुस्सा उसी पर निकालता था। एक दिन तो मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया था क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। अब मुझे समझ आए तहखाने में रस्सी के साथ जिसको बांधा गया था वह कौन था। जो मुझे सोने का टॉप्स मिला था वह किसका था। ये सारी कहानी मेरे बाप ने फैलाई थी। तभी तो मेरा बाप मुझे अबीरा समझकर इतना ज्यादा डर गया था कि कहीं उसकी आत्मा मुझसे बदला लेने नहीं आ गई। मेरी माँ को मेरे बाप से पहले ही प्यार नहीं था। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि जो आपको मुनासिब लगता है वह इसके साथ कीजिए। अब मेरे भाई पर फैसला था अपने बाप को बचाए या नहीं। वह बहुत कसमोकस में था और मेरे बाप ने कह दिया मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने कबूल कर लिया था कि मैं उसके साथ बहुत गुनाह किया था। पुलिस वालों ने उन पर केस दर्ज कर दिया और उनको बड़ी जेल में भेज दिया। मेरे भाई का कहना था कुछ वक्त के बाद हम अपना केस वापस लेकर उनको निकाल लेंगे। तभी तो हमारे बाप ने हमेशा हम पर बड़ी पाबंदियां लगाई थी।